ज़्यादा जानकारी इनके विषय में ले और आज का सेशन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाएँ। तो दोस्तों, सेकंड स्लाइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन, जो कि उन्होंने एमटेक किया हुआ है और साथ ही साथ एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये इनका एजुकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो उन्हें 9 सालों का अनुभव है और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सर यहाँ पे नए जनरेशन के लिए, नए पीढ़ी के लिए चालकोजा नाइट ग्लासेस सिस्टम उनका एक विकसित कर रहे हैं और नए पीढ़ी के लिए कुछ एक ऐसा करना चाहते हैं ताकि कुछ नए पीढ़ी को दे पाए। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जनरेशन ऑफ चालकोजा नाइट ग्लासेस सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी एंड साइंस बेस्ड है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर को कई तरह के फॉर्म में यहाँ पे बदला जाता है और सर यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे एक नई पीढ़ी को हम यहाँ पे कुछ दे पाए। एंड ही इज ऑल्सो वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ धेमाजी कॉलेज। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि को फाउंडर भी है यहाँ पे सीईओ ऑफ एडीआरपी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और अभी अगर बात करें वर्तमान समय में, तो वो काम कर रहे हैं सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, अभी कार्यरत हैं। तो ये उनकी अचीवमेंट्स है दोस्तों। और दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सक्सेस टॉक का आयोजन हम हर बार कर पाए और आप अपने लाइफ में परिवर्तन कर पाए। आज का जो सेशन है वो भी बेहतरीन होगा और आने वाले सेशंस जो होंगे वो भी हम बेहतरीन लेके आएंगे। और अभी तक जो भी सेशंस अपलोड हो चुके हैं फेसबुक में, उनको भी जाके देखिए, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो दोस्तों हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज में जाइए और अभी ही आप उसको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सेशन स्टॉक्स ऐसे मिलते रहें। और कृपया कर कमेंट्स करना, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें जिससे कि हमें पता चले कि हमें और भी आगे क्या करना है। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दोस्तों ज़रूर यहाँ पे दें। साथ ही साथ आप हमारे apl.info वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर केयर का नंबर भी आप लोगों को स्लाइड पे मौजूद दिख रहा होगा, तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, आप अपने-अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और इस सेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद ले पा रहे हैं। और हर बार की तरह हम आप लोगों के लिए आज भी द सक्सेस टॉक में एक एक्सपर्ट हमारे आए हुए हैं जो कि अपने जीवन यात्रा के बारे में, जिन्होंने जो सक्सेस किया है अपने लाइफ में, वो अपनी सक्सेस के बारे में आप सभी को बताएँगे। और कहीं न कहीं दोस्तों आप उनके सक्सेस के बारे में जान के आप अपने भी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। तो हमारा मकसद यही है और जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं उनका भी मकसद यही है। तो दोस्तों इस सेशन का बेहतरीन तरीके से आनंद लें और जानने की कोशिश करें कि सर ने कैसे अपने आप को आगे ले जा पाया अपने लाइफ में। तो सर देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे सर का वेलकम करना चाहूँगा। सर बहुत-बहुत स्वागत है आज आपका द सक्सेस टॉक में। थैंक सर यू विपिन जी। बहुत-बहुत आपका स्वागत सर आज के सेशन थैंक टॉक यू। में। और मैं यहाँ पे सर जी सर ज़रूर हाँ बोले बोलिए सर कुछ। तो बोलिए सर बोलिए। सक्सेस टॉक का आगाज हो चुका है और जो सबसे पहला सवाल जो सर मैं आपसे करना चाहूँगा, यही कि यहाँ पे जितने भी देश के कोने-कोने से छात्र-छात्राएँ यहाँ पे मौजूद हैं और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे अपने लाइफ में आपने सक्सेस को अचीव किया। जितना कि स्लाइड्स लोगों ने देखा, आपके बारे में लोगों ने जाना। तो सर सबसे पहला यही मैं जानना चाहूँगा कि अपने यात्रा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में लोगों को डिटेल्स में बताएँ ताकि उनको भी आपके बारे में बेहतरीन तरीके से पता चल पाए सर। प्लीज़ सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विपिन जी एंड स्पेशली एपीएलएल टीम। तो ये बहुत बढ़िया वाला प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं देख के आ रहा हूँ। और एक्चुअली मैं एपीएलएल के साथ खुद जुड़ा हुआ हूँ पिछले 13 साल से, 2008 से जी, एपीएलएल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक विपुल दास सर जी, तो जिन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था ये टॉक के लिए। तो बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ अपने तरफ से बोलने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग का ये मीटिंग में। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सर अभी मौजूद हैं जो कि आपका सेशन लाइव देख पा रहे हैं और बहुत ओके ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं सर जो आपको फेसबुक पे आने वाले समय में देखेंगे और अभी भी सर देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने आप को आगे ले जा पाएंगे सर।
बहुत ओके, सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये एक्चुअली कौन से कैटेगरी का स्टूडेंट है, मतलब ये क्लास 10 है, 12 है, डिग्री है, मतलब बेसिकली एवरेज में, तो वो हिसाब से मतलब मैं कुछ बोलने का कोशिश करूंगा, इसीलिए मतलब टारगेटेड ऑडियंस जानना जरूरी होता है एज पर टेक्निकल जी सर, टर्म। जरूर जरूर सर। तो तो सर टारगेटेड यहाँ पे जो स्टूडेंट हम लोग हैं। स्टूडेंट्स हैं वो 10th हम्म, 12th के ज्यादातर लोग हैं। और ओके, सर 10th आप और इन्हें 12th जितने का। सिंपल में समझा पाए सर उतना ही इन लोगों के लिए अच्छा होगा। आपको लोग ओके सुन रहे हैं सर, तो बेसिकली सर 10th 12th ही है सर यहाँ पे, ओके ओके, जो तब आपको तो सुनने ठीक के लिए है। आए हैं सर देश को तो कोने फर्स्ट कोने ऑफ से। ऑल सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी है हम लोग का ये सेशन में। जी सर। आ, तो मेरा जर्नी शुरू हुआ था, आपका पकड़ लीजिए, अराउंड 2006, जहाँ पे मैंने अपना क्लास 10 पास किया था। देन बाय टेकिंग साइंस एज ए स्ट्रीम 2008 में हाई सेकेंडरी पास आउट किया है। उसके बाद बीएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारा तकलीफ झेला है इसके बारे में, क्योंकि आई वॉज द ओनली स्टूडेंट बोल सकते हैं पूरा वो कॉलेज में, एक ही अकेला था स्टूडेंट वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में। 2011 आई पास्ड आउट बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर से। तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं अकेला था, तीन था, लेकिन वो लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चला गया। अभी तो सेमिस्टर वाइज आ गया है, हम लोग का टाइम में ईयर वाइज था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था, अभी तो 6 सेमिस्टर आ गया है। तो बाय द सेकेंड ईयर दोनों चला गया था, मैं अकेला रह गया था। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक साइंस बहुत झेला है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं था इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। वो फिजिक्स का एक पार्ट समझ के ऐसे रह देता था। लेकिन अभी आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आप लोग को बोल दूंगा कि कहाँ कहाँ पे है एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने एमएससी किया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद आई गॉट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन धेमाजी कॉलेज, जहाँ से मैं खुद अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद फिर नहीं एमटेक कर लेता है, थोड़ा और टेक्नोलॉजी के अंदर घुस के देखता है क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली मेरे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होता है। मैं सोचता हूँ कि लेट्स गो डीपर इनसाइट, इसके अंदर क्या है। तो एमटेक ज्वाइन कर लिया। फिर एमटेक ज्वाइन करने के बाद फिर पीएचडी भी अभी कैरी ऑन है मेरा। एमटेक करने के बाद अभी पीएचडी कैरी ऑन है। और फिलहाल तो मैं आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीएसटी स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेल्केजेनिक ग्लासी एलॉयज के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं थोड़ा बोल दूंगा ये क्या है, हम लोग क्या फील्ड में काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये चेल्कोजेनिक ग्लासी एलॉयज है। तो एक्चुअली ये होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसका एप्लीकेशंस बोल देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता होगा कि जब पहले CFL बल्ब था, तो CFL बल्ब से पहले एक तो बल्ब आया था आप लोग का लाल कलर का, 10 रुपया का होता था। 100 वाट का, 200 वाट का, ये सब बल्ब आता था नॉर्मली। लेकिन वो लोग पावर कंजम्पशन बहुत करता था, आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता था। फिर जी उसके जी बाद ट्यूबलाइट्स में आ गया। ट्यूबलाइट्स में आ गया तो ट्यूबलाइट का दाम बढ़ गया। ठीक है, वो 10 रुपया था, वो 250 रुपये के आसपास आता था पूरा सेटअप। लेकिन इसके वजह से आपका पावर कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का, वो 40 वाट में आ गया था। 100 वाट से 40 वाट, मतलब हर महीना आपका 60 वाट का आपका डिफरेंस था। आपका वो जो 250 रुपया वन टाइम आप पे कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में जितना दिन तक वो आपका ट्यूबलाइट चलेगा उतना दिन आपको वो एनर्जी एफिशिएंसी दे रहा है, आपका बजट कमा रहा है, आपका कॉस्ट कमा रहा है, आपका लिविंग एक्सपेंस कमा रहा है। फिर उसके बाद CFL आ गया, जी वही इंटेंसिटी वही लाइट, आपका CFL आ गया। CFL के बाद अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो एलईडी चल रहा है। ठीक है, वो एलईडी चल रहा है। तो एलईडी भी जब पहले पहले मार्केट में आया था तो पकड़ लीजिए करीबन 350-400 रुपए का था एक एक बल्ब। तो अभी आपका 150-100 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जो अभी ये एलईडी बन रहा है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है इतना आसान नहीं है बनाने के लिए। अभी आप पकड़ लीजिए, अभी हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं हम लोग, उसमें प्रोसेसर्स है, आपका जो हम लोग बोलते हैं इंटेल i5 i3, ये सब प्रोसेसर्स है। अभी ये जो मोबाइल में आपका स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम, ये सब जो प्रोसेसर्स है, तो ये सब प्रोसेसर्स हो गया। जो VLSI टेक्नोलॉजी है, ये सब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग ये जो मटेरियल है, एक्चुअली मटेरियल के हिसाब से हम लोग का एज को जाना जाता है। सबसे हिस्ट्री में हम लोग को मालूम है कि क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का था कि स्टोन एज था, जब पत्थर के साथ खेलता था। उसके बाद आ गया आपका ब्रोंज एज, उसके बाद आ गया आयरन एज, सिमिलरली उसके बाद आ गया प्लास्टिक एज। तो अभी आपका सिलिकॉन एज चल रहा है। सिलिकॉन एज मतलब सेमीकंडक्टर है। तो हम लोग अपना पूरा जो हिस्ट्री है, वो हम लोग एज जो है हम लोग
ऑन व्हाट मटेरियल जो आपका सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है उसका हिसाब से बोलते। स्टोन एज था, फिर ब्रॉन्ज एज आ गया, आयरन एज आ गया, प्लास्टिक एज आ गया, अभी सिलिकॉन एज चल रहा है। सिलिकॉन एज मतलब सेमीकंडक्टर एज। पूरा हम लोग देखने जाएंगे तो हिस्ट्री से आपको दिखाई देगा कि जो मटेरियल है जो सबसे ज्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, उसी हिसाब से हम लोग अपना जनरेशन को बोलते हैं कि हम लोग पार्टिकुलर ये एरा में रह रहा है। तो अभी हम लोग सिलिकॉन एज में, जो सब सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना इतना आसान नहीं है। तो VLSI टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। तो मैक्सिमम ये चाइना में ज्यादा अच्छा खासा चल रहा था। तो जितना भी कंपनी हो गया आपका, पकड़ लीजिए नोकिया, पकड़ लीजिए सैमसंग, पकड़ लीजिए कोई भी कंपनी का आप सामान उठा के देख लीजिए, नीचे में मेड इन चाइना लिखा होता था। कोई भी बैटरी उठा के देख लीजिए, भले सैमसंग आपका इंडिया में उसका कंपनी हो, लेकिन कोई कोई पार्ट होता है जिसका, आप कोई भी लैपटॉप पकड़ लीजिए, HP का पकड़ लीजिए, डेल का पकड़ लीजिए, उसे पीछे उठा के देखिए मेड इन चाइना लिखा होगा। आपका 2 साल 3 साल पुराना है। अभी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है तो अलग बात है। तो लेकिन जितना भी आपका ये सब ट्रेंडिंग था, जब मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चाइना के पास था, तो ये जो एक्चुअली उसका भी रीजन है। तो जो बनता है वो मटेरियल होता है, वो जो चाइना का वांगू रिवर होता है, उसका जो रिवर वैली है उसका साइड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल था। तो डेट इज वाई वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सबको मालूम है। तो वहाँ पे फेवरेबल हो गया वो लोग का। तो वो लोग क्या किया, अपना बिजनेस को आउटसोर्सिंग किया। हर एक कंपनी वो लोगों से वो टेक्नोलॉजी खरीदता था, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लैश हो रहा है चाइना के वजह से, ये कोविड-19 के वजह से। तो सब बोल रहे हैं मेक इन इंडिया बोल रहे हैं अभी फिलहाल। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वो जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी था, VSI टेक्नोलॉजी था, उसका हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग का, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बोल के, हम लोग बोल के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, ग्लोबली चल रहे हैं। अभी लास्ट आपका 4 डिकेड से अराउंड 40 to 60 ईयर्स ये चैल्कोजेनेट मटेरियल जो एक पूरा हॉट टॉपिक है रिसर्च का, और बहुत सारा एप्लीकेशन ऑलरेडी पाया गया है। अभी सोलर सेल्स पकड़ लीजिए, आप लोग का स्टोरेज मीडियम पकड़ लीजिए, मेमोरी एलिमेंट्स हो गया, जितना भी है रैम वगैरह सब कुछ कंप्यूटर का जितना भी आ रहा है चैल्कोजेनेट मटेरियल से आ रहा है। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी बन जाता है, और इतना मतलब मेहनत नहीं लगता है बनाने के लिए। तो हम लोग उसी तरीके से नया टेक्नोलॉजी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का लैब में ऑलरेडी हम लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने में मिल जाना चाहिए एक नया मटेरियल, हम लोग का लैब से बनने वाला है। तो ये हो गया मेरा छोटा सा जर्नी अभी तक जहाँ पे हूँ। जी 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 सर, तो बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे सर आप कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली होगा मेड इन इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया यहाँ पे। एंड वही है डेफिनेटली सर डेफिनेटली। आपको सक्सेस जरूर मिले हम सब लोगों की तरफ से। और सर यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल कि जैसा कि आपने भी बताया और हम सब लोगों ने देखा है स्लाइड पे कि आपने आपके प्रोफाइल को कि आपने MSc कर रखा है, MTech कर रखा है, UGC एंड कई अलग स्किल्स आपके पास है, इतने सारे स्किल्स। तो सर आप लाइफ में डेवलपमेंट के लिए शिक्षा को कैसे देखते हैं, मतलब किस स्तर पे देखते हैं शिक्षा को, शिक्षा कितना जरूरी है सर, इस पे प्रकाश डालें प्लीज। ओके, तो एडुकेशन इम्पोर्टेंस है, देखिए शिक्षा का बहुत ज्यादा जरूरी है इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। तो हम लोग का इंडिया का, स्पेशली इंडिया का जो पहला एजुकेशन टेक्नोलॉजी था, तो एक बाहर का जो आपका सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला था कि इट्स जस्ट लाइक टीचिंग ए फिश हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। मतलब इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी पहले था 2 साल तक पुराना, पकड़ लीजिए, ऐसा था कि मछली को हम लोग पैर में उठाने को सोच रहे, ऐसा टाइप का था। मतलब आप स्कूल में एडमिशन कर लिया, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। जी 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 करेक्ट। मुझे इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, ओके, मुझे इंटरेस्ट हो सकता है बायोलॉजी में, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं हो सकता था। तो मतलब वहाँ पे हम लोग जोर जबरदस्ती पकड़ के एक बच्चा को सिखा रहा था कि ये इसको सीखना है। तो अभी जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है वो बहुत बढ़िया है। अभी किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना चॉइस से। तो ये अभी बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन अभी ये फिजिबल अभी तक नहीं हुआ है, पॉलिसी बना है, इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जा रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेंडिंग पोजिशन में। तो उसी हिसाब से अगर एजुकेशन को देखें तो ये एजुकेशन, अगर अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एट ग्रास रूट लेवल अगर अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, तो परसेप्शन क्लियर नहीं होता है आदमी का लाइफ में, जो मुझे क्या करना है,
मैंने क्या अचीव किया है, मुझे क्या करना है, तो क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। तो वो पूरा एक आदमी का लाइफ को मैटर करता है उसका एजुकेशन। जिसका एजुकेशन कम हो गया, या पकड़ लीजिए जिसका एजुकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, वो अपना लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ बहुत मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर सकेगा। खुद के लिए कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारा हम लोग देखे हैं सक्सेस जिसका एजुकेशन लेवल बहुत कम था लेकिन बहुत वेल डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसका परसेंटेज लेवल बहुत ही कम है। हम लोग बोल सकते हैं धीरू भाई अंबानी क्लास 8 पास है, लेकिन अभी पूरा रिलायंस इंडस्ट्री उनका है, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कितना है ऐसा, अंबानी एक ही है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग देख सकते हैं, मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं, कोई कोई मतलब हमको पढ़ाई करने मन नहीं है, हम बिजनेस करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसे सक्सेस मिलेगा, मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। किसी की एक बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में यू गिव 10,000 आवर्स, यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो वो हिसाब से अगर आप पढ़ाई नहीं करके दूसरा कोई टॉपिक में, सपोज आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उसमें 10,000 आवर्स दे दीजिए मिनिमम, आप वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन फिर भी आप वो पर्टिकुलर, लेकिन हाउ टू डील विद द सोसाइटी, जी हाउ टू डील विद द सोसाइटी। आप यहाँ पे पैदा हुआ है, फिर यहीं पे खुद खा पी के मर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे सोसाइटी का, तो आपको तो कोई याद नहीं रखने वाला है। तो आपको सोसाइटी में याद रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप कैसे बात करते हैं आदमी लोगों से, हाउ यू डील विद द सिचुएशंस, कोई परेशानी आ गई, आप अपना वो पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ये सब सिचुएशन, लाइफ का अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको मॉरली बहुत स्ट्रांग बनाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इसीलिए एजुकेशन तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको सर्टेन लेवल मैंडेटरी। जी सर, जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। तो छात्रों, यहाँ पे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, एजुकेशन आपको हर समय काम आने वाला है दोस्तों। तो एजुकेशन का दामन हर समय थाम के रखिए, जैसा कि सर यहाँ पे बता रहे हैं। और सर इसके बाद का जो सवाल है सर यहाँ पे ये है कि जैसा कि आपने बताया और लोगों ने भी जाना कि आपने कई सारे रिसर्च पे काम किए हुए हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जर्कोजनाइज सिस्टम। तो ये आप कैसे देखते हैं कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं समाज के लिए किस तरीके से ये काम आएगा, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इन रिसर्च के? तो इसमें बताएं सर तो बेहतर होगा। एक्चुअली पूरा अगर मैं बोलने के लिए जाऊं तो आप देख लीजिए अभी कोविड का सिचुएशन। जी जी अभी कोविड का सिचुएशन है, तो जब लास्ट 1 ईयर से हम लोग लॉकडाउन में घर में बैठा था, जी राइट। तो हम लोग किसके भरोसे बैठा था कि मेडिसिन निकल जाए और हम लोग अपना वापस अपना काम में जा सके, अपना फैमिली को हम लोग आगे लेके जा सके, अच्छे से आमदनी हो, ठीक है। जी तो वो जो सिचुएशन हैवॉक हो गया था, पूरा देश मतलब रुक गया था। इसके वजह से आपका एक पर्टिकुलर अननोन कोई सब्सटेंस आ गया था, एक माइक्रो वायरस आ गया, इसके वजह से पूरा दुनिया बंद हो गया था। तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों के ऊपर भरोसा करके बैठे थे, भाई जल्दी निकाल दो, जी राइट। जी जी तो वो है रिसर्च का पावर। अगर मेडिसिन इंडस्ट्री लोग रिसर्च नहीं करता था माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, ठीक है, तो आज भी वैक्सीन नहीं निकलना था, आज भी हम लोग घर में बैठते रहना था। लेकिन अभी जो भी हो वैक्सीन निकल गया है, और उसके लिए देखिए अभी इंडिया जो है बहुत ज्यादा आगे जा चुका है मेडिसिन सेक्टर में, पूरा वर्ल्ड को अभी सप्लाई कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है हम लोगों का पीएम ने, कोविड का वैक्सीन जो है रशिया तक आउटपुट जा रहा है। अलग अलग कंट्री में बनाया है, जर्मनी ने बनाया है, इंडिया ने भी बनाया है, लेकिन जो भी हो, लेकिन बल्क मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होकर अभी बाहर जा रहा है। तो वो एक करंट सीनरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो सबको समझ में आएगा। मैं अलग पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फील्ड से नहीं बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी का फील्ड से मैं बोल दे रहा हूँ। अगर ये रिसर्च नहीं होना था तो ये आज दवाई नहीं निकलना था, आज फिर आदमी सड़क में जाके काम नहीं कर सकना था। तो रिसर्च का है ये पावर। तो अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो नया चीज कैसे निकलेगा, कैसे सोसाइटी का प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। तो वो सब जो है रिसर्च से बना हुआ है। आपको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, आपको बेटर कुछ गैजेट्स चाहिए, सब रिसर्च से आएगा। आपका पहले टीवी इतना बड़ा था, अभी स्लिम हो गया, वॉल में चिपक गया, 1 इंच ही पकड़ता है आजकल। तो वो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का है। पहले मोबाइल जमीन में गिर जाने से फट जाता था, आजकल क्या है, एडवर्टाइज में दिखाता है कील लेके ऐसे स्क्रीन में लगाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। उसको बोलते हैं कोनिंग गोजिला ग्लासेस, टेफ्लॉन का कोटिंग होता है, अलग टाइप का मटेरियल। तो सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होता है। जी जी। कंप्यूटर आ गया, एवरीथिंग।
मोबाइल पहले लैंडलाइन था, लैंडलाइन के अभी अब मोबाइल कम्युनिकेशन आ रहा है, और उसका भी एक नया फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ रहा है। अभी तो मैं फिलहाल इसको इतना श्योर से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा आप लोग लाईफाई के बारे में शायद सुना होगा। हाँ, मतलब ये कनेक्टिविटी के लिए भाया लाइट लाइट का सोर्स से होता है, ये लाईफाई बोलते हैं। तो उसको नहीं जाके जो टीवी में दिखाता है, तो जहाँ पे बच्चा लोग है बहुत सारा मूवी देखता होगा, आप लोगों ने देखा था होगा धूम 3 में जब वो चोरी कर रहा था, डायमंड को चोरी कर रहा था, एक तो वर्चुअल इमेज क्रिएट किया था डायमंड का, वहीं पे है जैसा दिखाई दे रहा है सबको। जी जी। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी तो साइंस फिक्शन बोल के था तब का टाइम में, लेकिन विद इन 5 to 10 years जो है वो प्रैक्टिकली होने वाला है। आपको किसी के साथ बात करना है तो लाइव उसका उसका चेहरा दिखाई देगा आपको, आपका सामने मोबाइल का सामने एक तो प्रोजेक्टर लगने वाला है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग को लाइव वो आदमी को दिखाई, जैसे अभी मोबाइल का स्क्रीन में देख के हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोग ओरिजिनली 3D में बात करेंगे, ऑब्वियसली फिजिकली नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली है जैसा फील होगा आप लोगों को। वो टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो कोई साइंस फिक्शन अभी होके रहने वाला नहीं है, इन द वेरी नियर फ्यूचर हम लोग को वो दिखाई देने वाला। जी। तो दोस्तों, सर ने जैसा कि कहा यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सबको आगे बढ़ाता है, एंड डेफिनेटली रिसर्च एक ऐसा चीज है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है। सर, यहाँ पे जो अगला सवाल है ये है कि सर, आपने प्रोफेशनल जर्नी में इतना कुछ किया है, और ऐसा करते समय कई व्यक्ति कई बार फेल भी होते हैं और सक्सेस भी उनको मिलता है। तो सर, आप फेल्योर को कैसे देखते हैं? लोगों को बताएं जरा, अगर आप उनके सामने फेल्योर अगर आए, उनके सामने अगर असफलता आ जाए, तो क्या करना चाहिए? आप बताएं सर प्लीज। तो सक्सेस और फेलियर ये एक्चुअली डिपेंड करता है, हम लोग इसका कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, जी वो पर्टिकुलर एक आदमी का ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके लिए सक्सेस क्या है, उसके लिए फेलियर क्या है। अभी मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, रात को 11 बजे तक रहता हूँ लैब में, ताकि एक नया मटेरियल बना सकूँ। 2-3 महीना लगता है एक पर्टिकुलर पूरा कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन, फ्रंट कैलकुलेशन करके, फिर सिस्टम को डिजाइन करके, फिर उसका रिजल्ट लेके, अगर डाटा अच्छा आया तो ठीक है, दैट इज सक्सेस फॉर मी। अगर डाटा खराब आया वो फेलियर हो गया मेरे लिए। लेकिन ये मेरा सक्सेस और फेलियर तो किसी दूसरे के लिए डिपेंड नहीं करेगा, राइट। सपोज कोई क्लास 10 का बच्चा है, तो कोई है थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, उसके लिए सक्सेस कब होगा, उसको 50% मार्क मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ा है। और कोई पार्टिकुलर जिसको ऑलरेडी 90-95 मिलेगा, उसका क्या है, वो चाहेगा मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे टॉपर आना है, मुझे स्टेट में टॉपर आना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आना है। अगर उसको 1 नंबर से भी नहीं मिला तो वो बोलेगा मैं फेल हो गया, मैं सेकंड आ गया। तो वो फेलियर और सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है, वो आपका माइंड का परसेप्शन है कि ये फेलियर है, ये सक्सेस है। लेकिन जो भी हो, अगर कोई आप मतलब ऐसे थॉट प्रोसेस लेके बैठते हैं कि मुझे ये बात करना है, ये करना है, अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हम लोग एंशियस हो जाते हैं, हम लोग का इमोशंस को कंट्रोल नहीं होता है, किसी से बात नहीं करते हैं अच्छे से। तो कोई कोई गलत लत भी लग जाता है, ये सब के वजह से हम खुद को लो समझते हैं, खुद का लो एस्टीम, सेल्फ एस्टीम गिरा देता है, इसके वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो ये सब नहीं करना है। अगर फेलियर होता है तो हमको कुछ उसका अलग तरीके से देखना है, अलग तरीके से देखना है। जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल, अभी सपोज किसी को कुछ काम कर रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है वो उसको जो फेलियर क्यों हो रहा है, बार बार क्यों फेलियर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार क्यों फेलियर हो रहा है, वो कौन सा वही एक गलती है जो वो बार बार दोहरा रहा है, जिसके वजह से वो बार बार फेलियर हो रहा है। तो वो पॉइंट को निकालना है, उसको एक नया वे ढूंढना है कि कैसे करने से शायद मैं नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर सकूं, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कभी कभी हम लोग कुछ गलत लग जाता है, लत लग जाता है, कोई कोई स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है, कोई कोई ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई हायर लेवल में कोई डिप्रेशन आ गया, हायर लेवल में सिर्फ पढ़ाई का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई लाइफ का दूसरा कोई सिचुएशन में, किसी का बिजनेस स्टैब्लिश किया है, बिजनेस फेलियर हो गया, पैसे का बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, तो वो टाइम में क्या था, नॉर्मली आदमी लोग होपलेस फील करता है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रहा है, होपलेस फील करता है, तो गलत गलत लत में चल जाता है। तो ऐसा नहीं करके हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग हेल्दी प्रैक्टिस करें, ऐसा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्दी चीजें, जैसे कोई दोस्त के साथ चला गया थोड़ा देर,
1-2 दिन का वेकेशन ले लिया, तो ये सब करना है। तो ये सब करके आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है और आपका खुद का गलती को हमेशा एक्सेप्ट करना है। किसके वजह से फेलियर हुआ है, उसके लिए एक्सक्यूज नहीं देना है कभी भी, उसके लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढना है। क्या कर रहा था, किसके वजह से फेलियर हो गया, ताकि नेक्स्ट टाइम करने से वो आपको थोड़ा सपोर्ट मिले। खुद को मालूम होगा कि कैसे क्या करने से गलती हुआ है, तो क्या करने से सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सफलता और असफलता दोनों ही लाइफ का एक कड़ी है, दोनों ही आपके लाइफ में आएंगे। तो सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दिया। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में इसी तरीके से सफलता और असफलता को लेके चलेंगे एंड डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करेंगे। सर उसके बाद जो अगला सवाल है कि आप भी एक छात्र हैं, छात्र रह चुके हाँ, हैं, तो डेफिनेटली हमारे अभी भी छात्रों है। को जी सर बिल्कुल। तो सर यहाँ पे कई सारे छात्र हैं देश के कोने कोने से, तो उन हेलो। हेलो। हाँ, मेरे ख्याल से अनिल सर, ये हमारा बीपी सर का वहाँ कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। ओके। तो वही है एक्चुअली जो सर का कहने का मतलब ये था, ये जो सक्सेस और फेलर फेलर कैसे हम सोचते हैं, उसके ऊपर तरह से डिपेंड करता है। तो हमारा अभी अगला क्वेश्चन ये है, मैं अब कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मान लीजिए एज ए स्टूडेंट्स, जैसे कि एपीएलएल को आप जानते हैं, एपीएलएल का एक हिस्सा भी आप रह चुके हैं। तो एपीएलएल का जो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स लोगों को, जैसे कि आपको पता है उनका एज ग्रुप है 10 to 12 की स्टैंडर्ड में, तो लोग अपने आप को किस तरह से सोचने से वो आगे जा सकता है, किस तरह से वो लोग सोचना सही है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, तो बेसिकली ये 10-12 का स्टूडेंट्स, तो हम लोग भी वो दौर से गुजर चुका है जितना भी है। तो वो टाइम में हम लोग का नॉर्मली प्रॉब्लम क्या था, हम लोग का परसेप्शन क्लियर नहीं था कि हम लोग को जाके क्या करना है। बिल्कुल। तो दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज ग्रुप में। बेसिकली जो आपका डिसीजन मेकिंग है, जो प्लानिंग है, जो डिटर्मिनेशन है, ये तीनों आप लोग को कंफर्म होना है कि हमको क्या करना है। जैसे मम्मी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनो, पापा बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनो, हमको बनना है सिंगर। ऐसे होने से तो बहुत गलती हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। तो आपको वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होना है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगा कि कैसे करने से, डेली कितना आवर देने से होगा, और उसके लिए पूरा डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा कि मुझे यही करना है और दूसरा कोई काम में फोकस ही नहीं करना है, मुझे यही करना है। तो वो तीनों हो गया एक कैटेगरी में, आपका डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन। और नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, सपोज आपको टारगेट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर तो ऐसे मैं जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेफिनेटली मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका पता है कि आपका कैपेबल कितना है। कोई दूसरा स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लिया जो ऑलरेडी डॉक्टर है कि मैं 10 घंटा पढ़ता था, आप 10 घंटा पढ़ोगे, इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितना है। आप कंटिन्यूसली टेबल में बैठ के कंटिन्यूस कितना देर पढ़ाई कर सकते हो, कितना देर आपका ब्रेन जो है आपका सब्जेक्ट मैटर को कैप्चर कर सकता है। कोई स्टूडेंट होगा 1 घंटा से ज्यादा नहीं बैठ सकता टेबल में, उसके बाद उसका ब्रेन का ऊपर से जाएगा टॉपिक्स, तो उसको बैठ के कोई फायदा ही नहीं है। वो 10 घंटा बैठ के कोई फायदा नहीं है, इसे बेकार वेस्ट ऑफ टाइम है। तो पार्टिकुलरली पूरा डिसिप्लिन होना है कि मैं लगभग 2 घंटा बैठ सकता हूँ, मॉर्निंग को 2 घंटा, शाम को बैठ सकता हूँ, तो सिट दैट 4 आवर्स ओनली। लेकिन वो पार्टिकुलर 4 आवर्स में आपको पूरा आपका 100% देना है। दुनिया का कोई भी कुछ भी हो रहा है, आप उसके बारे में थॉट प्रोसेस में नहीं लाना है, सिर्फ उसी को फोकसिंग करना है। और वो पूरा स्टेबल होना है, मुझे डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। बिल्कुल। तो अगर आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो ऊपर का जो 3 काम किया हम लोगों ने, डिसीजन मेकिंग किया, मुझे डॉक्टर बनना है, प्लानिंग किया, मुझे 4 घंटा पढ़ाई करना है डेली, डिटर्मिनेशन में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, लेकिन आपका अगर डिसिप्लिन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो तो बेकार हो गया। वो 3 पॉइंट तो बेकार हो गया आपका। थैंक यू सर। जी सर। तो सर यहाँ पे सर कह रहा था मैं कि
कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश के कोने-कोने से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आगे भी लोग आपको देखेंगे। और सर कहीं न कहीं वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। किसी न किसी स्किल्स को लेके काम कर रहे हैं। लेकिन सर इसके ऊपर अपने आप को प्रोफ़ेशनल कैसे बनाएँ सर? इसके ऊपर अगर आप बताएँ उन लोगों को प्लीज़ सर। ओके, तो प्रोफेशनल इन द सेंस देखिए एकेडमिक एक्टिविटीज सब करते हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज जी, बोलने से आपका जो नॉर्मल एजुकेशन होता है, लेकिन बहुत सारा आदमी जो होता है अपना लाइफ में एक्सेल जो करते हैं वो अपना एक हर एक आदमी का अपना अपना एक स्किल होता है, तो वो स्किल से एक्सेल करता है। नॉर्मली अगर एकेडमिक फील्ड से जाके कोई जॉब कर लिया तो वो लाइफ में इतना ज्यादा वो नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर उसको अपना मनपसंद जो उसमें स्किल है, जो उसका कैपेबिलिटी है, जो उसको करके अच्छा लगता है, अगर वो फील्ड में उसको कुछ प्रोफेशनली करने के लिए मौका मिल गया तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है वो पर्टिकुलर फील्ड में, जिसके वजह से ना ही वो वर्क को फ्रस्ट्रेशन जैसा समझेगा, क्योंकि उसको बहुत ही मतलब क्या बोलेगा, उसको सेटिस्फाई मिलेगा वो काम करके, वो पर्टिकुलर काम करके सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि उसको वही करना था। तो लेकिन वो काम करने के लिए जाके सपोज किसी को एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बनना है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल उसको बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो तो अवेलेबल है, लेकिन वो तो ये बात तो है नहीं कि प्रैक्टिकली मैं यूट्यूब का वीडियो देख के फोटोग्राफर बन जाऊंगा। जी, ऐसा तो जी। होता नहीं है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क्या होता है, एक मेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है, एक गाइड जिसको ये पर्टिकुलर फील्ड में जो आपको फील्ड में काम करना है वो पर्टिकुलर फील्ड का एक एक्सपर्टाइज, उससे एटलीस्ट कांटेक्ट में रहना है, आपको ढूंढना है उसके साथ जो आप लोग का लोकल एरिया में अवेलेबल है, तो वो आदमी आपको गाइड कर सकेगा, क्योंकि एक आदमी का लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बड़ा चीज होता है। आपको टेक्स्ट बुक वो कभी नहीं दे सकता है, जो ये प्रैक्टिकली चाहे वो इतना सक्सेस ना हो, आपका लोकल एरिया में जो आदमी सर आपका साउंड म्यूट हो गया सर। सर आपका साउंड म्यूट हो चुका है सर। तो वो मेंटर को मिलने जी के सर। बाद उससे बात कीजिए कैसे स्टार्ट करना है, उसको ढूंढिए कि कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, सपोज ये काम करने के लिए कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारा तरीके का मिलेगा, एक काम करने के लिए बहुत सारा तरीका मिलेगा, लेकिन कौन सा तरीके से आप कंफर्टेबल होंगे, तो वो पॉइंट को आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा काम 20% आप देने से आपका पूरा काम का 80% सोल्व होने वाला है, वो पॉइंट को आपको खुद ढूंढ के निकालना है। तो उसके बाद उसमें डेडिकेटली काम करना है, ऑब्वियसली सक्सेस मिलने वाला है आपको। जी, जी, जी। तो छात्रों यहाँ पे आप किसी भी स्किल्स को क्यों ना सीख रहे हो, आप टीचर हो, आप अकाउंट में हो, डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसा कि सर ने बताया, तो अपने अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म को ज़रूर विकसित करें। और सर इसके बाद का जो सवाल है ये है सर कि आपके पास आईटी के स्किल्स हैं, आईटी में अभी लेके आप अपने आप को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, दुनिया को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आज की इस दुनिया में आईटी का भूमिका समझने में हमारे छात्रों का मदद करे, हेल्प करे कि आईटी क्या है आजकल की दुनिया में? प्लीज़ सर। तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। जी, 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 जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आईटी, अभी बिल्कुल जितना सर, भी बिल्कुल, स्टूडेंट है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। सही है, बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल, तो बिल्कुल राइट। ये जब लॉकडाउन हो गया, पूरा दुनिया स्टॉप हो गया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से आदमी जिंदा था, सबका जी। अपना ऑफिस का काम हो रहा था वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट जी, से। जी, जी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होना था, आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, अच्छे से मोबाइल चलाने नहीं आता था, तो आप काम कैसे करना। बिल्कुल, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी का लाइफ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप कोई भी सेक्टर में काम करें, बट आईटी सेक्टर के साथ कहीं से भी थोड़ा सा होने से भी जुड़ के रहिए, ये आपको पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करने के लिए मदद करेगा। अब ये कुछ भी करने, आपको फोटोग्राफी करना है, आप फोटोग्राफी को करके आप क्या करोगे, फोटोग्राफ्स को तो कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको बिल्कुल, कंप्यूटर जानना पड़ेगा, इंटरनेट थिंग्स जानना पड़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानना पड़ेगा। तो ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी फील्ड में काम करो, आज का डेट में कंप्यूटर छोड़ के नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका लाइफ में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो छात्रों यहाँ पे
आईटी, आप किसी भी जगह पे क्यों ना हो, आईटी को अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि जैसा सर ने बताया आईटी का महत्व क्या है, एंड डेफिनेटली आईटी को लेके चलिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। और सेशन बहुत ही बेहतरीन जा रहा है, छात्र आपको सुन रहे हैं, छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सर सेशन बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, और सेशन को सर आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और यहाँ पे सर एक एंड में एक सवाल, एंड में एक गुरु मंत्र जिसको कि कहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सर कि गुरु का एक अलग ही स्थान होता है, तो एक गुरु मंत्र सर हमारे छात्रों को जरूर दें, ताकि उनको लाइफ में आगे बढ़ने में मौका मिले, आपकी तरफ से सर। मेरे तरफ से जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा सर, अगर आप छात्रों को देना चाहें सर? डेफिनेटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीचर्स लोग का बैक बाइटिंग बहुत करते हैं, सबको मालूम है। हम लोग भी करता था, अभी जो 10-12 का बच्चा लोग है वो लोग भी करते हैं, सबका टीचर का एक अलग अलग नाम होगा, पेट नेम जो हम लोग खुद रखते हैं, राइट। तो जो भी हो, एक पर्टिकुलर आइडियल टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा लाइफ में, डेफिनेटली, ठीक है। एक आइडियल टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपना टीचर को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आई डोंट थिंक सो आप अपना लाइफ में एक्सेल कर पाओगे। तो नेवर डिसरिगार्ड योर फैकल्टीज। मैं देखा हूँ बहुत जगह में फैकल्टीज लोग को बहुत ज्यादा डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। हम लोग का यहाँ पे गुरु का एक अलग पोजीशन होता है, तो बाहर भी मैं देखा हूँ, लेकिन हम लोग का सिचुएशन बहुत अच्छा है वो ख्याल से। तो मेरे तरफ से अगर गुरु मंत्र बोलोगे तो मैं तो जस्ट यही बोलूंगा कि नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर। वो आप लोगों को बहुत आगे लेके जा सकता है। वो अपना लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। एक टीचर क्या से खुश होता है, जब उसका बच्चा एक पर्टिकुलर स्टेज में आ जाए, लाइफ का एक करियर पॉइंट में आ जाए, वो टीचर बोल के प्राउड फील करता है, मैंने पढ़ाया वाला स्टूडेंट। तो वो टीचर को जिसने पूरा लाइफ बाकी स्टूडेंट लोगों को, आपको आपका करियर बनाने के लिए, आपका फैमिली का करियर बनाने के लिए, आपको एक अलग पोजीशन देने के लिए मेहनत किया है, तो वो पर्टिकुलर इंसान को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो छात्रों, यहाँ पे गुरु पीछे रह जाते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अपने छात्रों को लाइफ में आगे बढ़ने का प्रेरणा देके चले जाते हैं। और डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर्स। एंड डेफिनेटली सर, इंडिया में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक लाइफ का पार्ट है, आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं। और कहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस एंड फेल्योर को पाने के बाद स्टूडेंट्स का एक जो अलग रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, हर चीज को, जैसा कि सर ने यहाँ पे सेशन में बताया, अपने लाइफ में ऐड कीजिए और हर चीज को सेलिब्रेट कीजिए, सक्सेस हो चाहे आपका फेल्योर। दोस्तों, आज का जो सेशन बहुत ही बेहतरीन था, सर की तरफ से बताया गया, और मैं यही बोलूंगा आप सभी को कि आप लोगों के लिए हर बार इसी तरीके से एक्सपर्ट टॉक सेशन का आयोजन करते रहेंगे। आप सब लोग ऑलवेज जुड़िएगा और जानिएगा यहाँ पे कि कैसे अपने आप को आप लाइफ में आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट इसीलिए आते हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएं। अपने सक्सेस, फेलियर, अपने अचीवमेंट्स इसीलिए बताते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले, आप समझ पाएं लाइफ को। और एपीएल का भी दोस्तों यही मकसद है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपने एक कीमती वक्त निकाल के आज हमारे पूरे एपीएल के छात्रों का मार्गदर्शन किया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मेरे तरफ से भी आप लोग को मुझे ये मौका देने के लिए, और जितना स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो लोग को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे का होली भी आ रहा है, अच्छे से खेलिए। हैव ए सेफ होली सबको। थैंक यू सर, और आपको भी हैप्पी होली। और छात्र छात्राओं, आप सभी को एपीएल की तरफ से हैप्पी होली, शुभकामनाएं। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, और इसी तरीके से अपने आप को आगे लेके जाते रहिए। हमारा योगदान जो है ऑलवेज इस तरीके से बना रहेगा। हम लोग ऑलवेज इसी तरीके से एक्सपर्ट टॉक सेशन का आयोजन करते रहेंगे ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ दोस्तों, हम यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।